लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन छोड़ा था क्या अपन ने सॉल्व करने के लिए? वहां पे क्या था? इस तरह से सर्कल था, यहां पे एक पार्टिकल क्या कर रहा था? इनिशियली पार्टिकल था ए पे, है ना, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल मूव करके ए से कहां पहुंचा था? बी पे। तो पार्टिकल ए पे था, कुछ टाइम बाद पार्टिकल मूव करके कहां पहुंचा? बी पे। तो क्या निकालना था वहां पे? नहीं, जब बी का कर चुके थे अपन लोग, अबे क्या था? सी था ना शायद, ए से सी, बी का तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये पार्टिकल ए से सी जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी में चेंज कितना? ये जब होगा ए से सी, कुछ नहीं बोलता है तो हम उसका कैलकुलेट क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड था। अब वहां पे क्या लिखवाया था? जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फिर क्या बोला था वहां पे? अबे वहां बोला था कि जो भी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को हम क्या ट्रीट करते थे? तो दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या बताया था? जो भी सब्ट्रैक्शन है उसको ट्रीट करो वी एफ प्लस ऑफ, यही था नहीं था वहां पे? फाइनल वेक्टर प्लस ऑफ क्या हो गया? माइनस वी आई। फिर क्या करते थे? सब्ट्रैक्शन को हमने ट्रीट किया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से किसका हमें नेगेटिव लेना है? इनिशियल का नेगेटिव लेना है। अब बताओ, यहां पे अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में ये इनिशियल वेक्टर होगा और ये तुम्हारा वहां पे क्या होगा? फाइनल वेक्टर होगा। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना वहां पे? तो ये इस डायरेक्शन में वी आई वैक्टर, इस डायरेक्शन में वी एफ वैक्टर, दोनों में एंगल कितना? 90। हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से किसका नेगेटिव लेना है? क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? थे लास्ट क्लास में? हाँ तो बोलो नेगेटिव वेक्टर क्या था? अब पलटना कौन है? तुम बोलो नेगेटिव वेक्टर क्या था? हाँ, क्या था नेगेटिव वेक्टर? हाँ, नेगेटिव वेक्टर मींस अभी ये पॉजिटिव x से आता है तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव होगा। हाँ, अबे नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो इसका नेगेटिव वेक्टर इस तरह से होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, नेगेटिव वेक्टर और वी एफ दोनों के बीच में एंगल अगेन कितना? 90 डिग्री। अब क्या करोगे? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम है, मैग्नीट्यूड कितना था वहां पे? v, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। तो अब क्या करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहां पे रूट 2v होगा कि नहीं होगा वहां पे? यही था कि नहीं था वहां पे? अच्छा, दूसरा मेथड मैंने क्या लिखवाया था वहां पे? दूसरा मेथड मैंने ये भी लिखवाया था कि जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको हम वेक्टर फॉर्म में ही क्या कर दें? पुट कर दें वहां पे। अब बताओ, इनिशियली वेक्टर किस डायरेक्शन में? इसको हमने माना था एक्स एक्सिस, इसको हमने माना था, तो इनिशियली वेक्टर किस डायरेक्शन में? तो जो भी इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर होगा वो यहां पे वी आई कैप है कि नहीं है? फाइनल हो गया वहां पे वी जे कैप। अब क्या करें? दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में क्या कर दें? पुट कर दें। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? वी जे कैप माइनस वी आई कैप। बताओ ये चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं है वेक्टर फॉर्म में? और किसी वेक्टर का अगर हमें x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी?
√2v। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो यहां पे कितना होगा? √2v होगा, अगर पार्टिकल ए से कहां जा रहा है? सी पे। और जो तीसरा केस था वहां पे पार्टिकल पहुंचा था ए से डी। अब बताओ, अगर यहां पे पार्टिकल ए से डी पहुंचा तो ये फाइनल वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेक्टर, इस डायरेक्शन में अभी दोनों में एंगल कितना? 180। लेकिन हमें जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसमें से इनिशियल का क्या लेना है? नेगेटिव। तो इनिशियल का नेगेटिव ये होगा कि नहीं होगा? अब बताओ दोनों में एंगल कितना? और एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट a प्लस बी होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे भी v, यहां पे भी v। तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी आएगी a से d, उसका मैग्नीट्यूड वहां पे 2v होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो किया था सॉल्व? लिख लिया? और कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था तुमने सब्ट्रैक्शन का? सॉल्व एग्जांपल में क्या था? वही अपने जो पिछले क्लास में रब करें? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, हो गया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने बात करी थी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। अच्छा, जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जो दूसरा मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तुम लोग टेस्ट हुआ था क्या वेक्टर का अभी? तो अगले वीक में लेंगे इसका टेस्ट, वेक्टर का। इससे पहले किसका टेस्ट हुआ था? सिग्निफिकेंट फिगर का। मार्क्स मिल गए? हाँ, कितने हैं तुम्हें मार्क्स? याद ही नहीं? देखने पड़ेंगे, देखो। और तुम्हारे कितने थे पीछे? दिया था टेस्ट? क्यों क्यों याद ही नहीं कि टेस्ट था? अच्छा, तो टेस्ट वाले दिन तुम गांव जाते हो, फिर अगले दिन आ जाते हो? अगले दिन भी नहीं आते हैं तो ऐसा करना, आज टेस्ट दे देना, ठीक है ना?
कितने दिख नहीं रहे? कितने में से? तो कितना होता है? 40 आउट ऑफ 120 कितना परसेंट होता है? 33। फिर और जबकि सिग्निफिकेंट फिगर था उसमें, और साथ में क्या था? यूनिट एंड डायमेंशन। फिर एरर का तो 2 क्वेश्चन थे, वो तो है ही नहीं, अभी पढ़ाया नहीं था। अब देखो मैंने क्या बोला है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट। तो जो पहला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन का, तो वहां पे हेडिंग डालो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट। या तो हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। अब यहां पे हमने क्या बोला? यहां पे हमने बोला कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर वहां पे क्या है? बी। हमारे पास 2 वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब यहां पे जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जब भी हम 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ में? यहां पे जब हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर नहीं होगा, रिजल्ट वहां पे क्या होगा? एक स्केलर होगा। इसीलिए हम उसको वहां पे क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिजल्ट क्या है? एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो लिखा जाता है ए डॉट बी। ये सिंबल क्या बता रहा है? ये सिंबल बता रहा है कि 2 वेक्टर का हम क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। और ए डॉट बी, इसका मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है, और फॉर्मूला दिया है ए बी कॉस थीटा। फॉर्मूला कहां से आता है? फॉर्मूले के डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें फिजिक्स में केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि 2 वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब ए और बी क्या है? तो ए और बी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। भाई अगर हम 2 वेक्टर की बात कर रहे हैं और दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला हो गया ए बी कॉस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर देखो वहां पे, अगर मैंने कभी लिखा आई डॉट आई, अब बताओ आई डॉट आई का मतलब क्या है? आई कैप किसके अलोंग होता है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग। तो अब हमारे पास क्या है? 2 वेक्टर हैं, लेकिन दोनों ही वेक्टर क्या है? आई कैप है। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन वहां पे सेम है कि नहीं सेम है? तो एंगल कितना हो गया? अच्छा, अब आई क्या है? यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या लिखोगे? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। कॉस 0 भी क्या होता है? 1। तो बताओ आई डॉट आई 1 देगा कि नहीं देगा? सिमिलरली अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं जे कैप डॉट जे कैप, तो ये भी क्या देगा? 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप, ये भी कितना देगा? तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या देगा? 1 देगा। लेकिन अगर मैंने कभी तुमसे बोला वहां पे आई डॉट जे, तो ये तुम्हारा आई वेक्टर है, ये तुम्हारा जे वेक्टर है। अब बताओ दोनों इसमें एंगल कितना? तो जब मैं आई डॉट जे लिखूंगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 क्या है? 0। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई? तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 देता है, लेकिन आई डॉट जे क्या देगा? 0। सिमिलरली जे डॉट के
0, फिर आई डॉट के वो भी क्या हो गया 0। देखो है कि नहीं वहां पे। तो आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, इन सबका वहां पे 0 होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0। इतना है। हमें केवल फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, a इंटू बी इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। वहां पे लिखा इतना, करें ना अब। किसने नहीं लिखा? हो गया। अब जैसे देखो, अगर मैंने एक वेक्टर लिखा a और मान लो उसकी इक्वेशन लिखी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस क्या हो गया 2k कैप। दूसरा वेक्टर है b और मान लो इसकी इक्वेशन दी है माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर क्या है b। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब देखो तरीका क्या है, पहले वेक्टर a को लिखो। तो वेक्टर a क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट। अब b की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। यही कि नहीं? अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि पहले हम 2i कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पूरे के साथ वहां पे, फिर अगले स्टेप में हम 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पूरे टर्म के साथ, फिर अगले स्टेप में माइनस 2k कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पूरी टर्म के साथ वहां पे। अब देखो, अब जब डॉट प्रोडक्ट लेने जाओगे तो यहां पे देखो कांस्टेंट कितना है 2 और यहां पे कांस्टेंट कितना है -1। तो पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू -1 -2। अब i डॉट आई क्या देगा? कांस्टेंट पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब बताओ i डॉट आई। फिर यहां देखो 2 इंटू 4 8, i डॉट j 0। फिर यहां पे 2 इंटू 2 4, फिर से i डॉट k। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से हमने 2i कैप को पूरे से क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3j के। पहले कांस्टेंट देखो 3 इंटू -1 -3, j इंटू आई 0, 3 इंटू 4 12, j डॉट j 1, 3 इंटू 2 6, लेकिन j डॉट के बताओ j वाली टर्म पूरी मल्टीप्लाई हो गई नहीं मल्टीप्लाई हो गई। अब यहां पे देखो -2 इंटू -1 +2, -1 कैसे होगा -2 इंटू -1 क्या हो गया +2, k डॉट आई 0, फिर -2 इंटू 4 -8, फिर k डॉट j 0, -2 इंटू 2 -4 और k डॉट के 1। अब सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे कितना -2, फिर 12 और -4, तो कितना आ गया -6 प्लस 12। तो चेक करो आंसर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी बाकी टर्म तो 0 गई ना वहां पे। तो चेक करो, केवल ये टर्म्स हैं, एक तो -2 -12 और यहां पे क्या आ गया -4। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल के आया 6। और बताओ इसका कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं।
और यही मैंने बोला था कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, एक स्केलर आ रहा होगा वहां पे। लिखा इतना, रब करें ना, अबे करें कि नहीं करें? अब देखो सॉल्व करने का तरीका तो यही है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम क्या करें वहां पे सीधे a डॉट बी अगर कैलकुलेट करना है तो हमें मालूम है केवल i डॉट आई का मतलब होता है j डॉट जे का मतलब होता है k डॉट k का मतलब होता है, बाकी सब टर्म क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो हम सीधे क्या करेंगे 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, 3 इंटू प्लस 4, अभी प्लस था ना, 12 माइनस 2 इंटू 2, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट लें तो हम केवल आई डॉट आई देखें, जे डॉट जे देखें और के डॉट के देखें, बाकी टर्म से मतलब है ही नहीं, बाकी टर्म तो वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। आया समझ में इतना? अब करके देखो यार इसको फिर से। मान लो अगर मैंने इक्वेशन लिखी a इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप, और जो वेक्टर b है, वेक्टर b को लिखा है 4i कैप माइनस 20j कैप माइनस 2k कैप। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे बताना है कि a डॉट b क्या देगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दो वहां पे। वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। माइनस देखो चेक करो, -108 बन रहा है क्या? है मतलब किससे, केवल i वाली टर्म से मतलब है, i डॉट आई से मतलब है, j डॉट जे से मतलब है, k डॉट k से मतलब है। तो -2 इंटू 4 -8, 4 इंटू -20 -80, -10 इंटू -2 +20। अब चेक कर ले भाई, माइनस कितना, -68। आया कि नहीं समझ में? अब कैलकुलेट करना है a डॉट बी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है a डॉट बी। अब केवल देखो तो किसका मतलब है वहां पे, आई डॉट आई का मतलब है, बाकी तो कोई टर्म का मतलब है ही नहीं भाई। जे डॉट के से तो कुछ निकलेगा नहीं, तो केवल क्या मिलेगा, 2 इंटू 4। देखो आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। लिखा है इतना? अब देखो डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है फिजिक्स में। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो यहां पे हम बोलेंगे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ए डॉट जब बी लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू
cos 90। भाई थीटा क्या होता है? थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और हमें मालूम है cos 90 क्या होता है? 0। तो पहला जो यूज आता है वो क्या यूज निकल के आता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी अगर हमें प्रूफ करना है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें प्रूफ करना होता है कि प्रूफ करो कि दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहला यूज यही है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि दो वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। लिख लिया? तो पहला यूज क्या है? देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। लिखा इतना? अब जैसे देखो, अगर मैंने कभी लिखा कि एक वेक्टर है ए की वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसकी वैल्यू दी है अल्फा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। कितने वेक्टर है हमारे पास? अबे 3 कहाँ है? 2 ही तो दिख रहे हैं, 3 किसको दिख गया है? 2 वेक्टर है ना। एक हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। अब वो करना क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द टू वेक्टर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा if the two vectors are perpendicular to each other. Find out the value of alpha if the two vectors are perpendicular to each other. बताओ, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो हमें क्या करना है? हमें ए डॉट बी 0 के बराबर इक्वेट कर देना। अब बताओ, जब मल्टीप्लाई करोगे तो केवल आई डॉट आई से मतलब है, जे डॉट जे से मतलब है, के डॉट, तो 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, 3 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू -3 -12 इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं वहां पे? अब चेक कर लो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। अल्फा आ गया वहां पे कितना? 9/2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे? लिखो, क्वेश्चन लिखो वहां पे, और क्वेश्चन लिखो वहां पे, टू वेक्टर्स लिखो वहां पे, टू वेक्टर्स, और लिखो वहां पे वेक्टर p इक्वल्स टू 2i कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप।
टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, p इक्वल्स टू 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर है q, और जो वेक्टर q है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू वेक्टर्स p and q are perpendicular to each other if two vectors are perpendicular to each other if पहला ऑप्शन लिखो b इक्वल्स टू 0, इफ b, पहला ऑप्शन लिखो b इक्वल्स टू 0, सेकेंड ऑप्शन लिखो b इक्वल्स टू 1, थर्ड ऑप्शन लिखो b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, और चौथा ऑप्शन लिखो b इक्वल्स टू -4। अब बताओ क्या करना है वहां पे, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i j डॉट j k डॉट k, तो 2 इंटू 1, अबे 1 कहां से होगा बे, 2 इंटू यहां पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पे b इंटू j यानी b इंटू 1 b, यहां पे 2 इंटू 1, तो यहां से अगर चेक करोगे तो b की वैल्यू -4 है कि नहीं है वहां पे, आया कि नहीं समझ में। फिर लिखो वहां पे, इफ द वेक्टर्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, इफ द वेक्टर्स 4i कैप, वेक्टर की इक्वेशन लिखो वहां पे 4i कैप प्लस j कैप -3k कैप। if the vectors 4i cap plus j cap minus 3k cap and जो दूसरा वेक्टर है उसकी इक्वेशन वहां पे दी हुई है 2m i कैप प्लस 6m j कैप, और तीसरा दिया है वहां पे प्लस k कैप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द वेक्टर्स 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड 2m i कैप प्लस 6m j कैप प्लस k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, गलत कैलकुलेट किया तूने, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमें बताना है m की वैल्यू क्या होगी। थ्री बाय चेक करो, 3 बाय भाई m कांस्टेंट है वहां पे, तो अब क्या देखना है हमें, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम 0 करेंगे तो यहां पे 4 इंटू 2m 8m, 1 इंटू 6m 6m, -3 इंटू 1 -3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो ये कितना हो गया 14m इक्वल्स टू 3, तो m की वैल्यू कितनी 3/14। देखो आया कि नहीं समझ में इतना। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दें 0 कर दें। समझ में इतना। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को लाके थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा।
तो ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा थ्रो किया, तो पार्टिकल इस तरह से चलता है और ये पाथ पैराबोलिक होता है। जो मोशन होता है, आगे पढ़ोगे क्लास 11th में, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो पार्टिकल को हमने कहां से थ्रो किया? पार्टिकल को हमने थ्रो किया ए पॉइंट से। अच्छा, जब पार्टिकल को मैंने इनिशियली थ्रो किया तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था कि नहीं था? तो पार्टिकल को जब हम इनिशियली थ्रो कर रहे हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा, और अब जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो ये अगर वेलोसिटी ए पे थी तो ये वेलोसिटी हमारी क्या है? बी पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ये पार्टिकल मूव करता है तो वेलोसिटी हमेशा अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज करती है। यहां पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था और यहां पे कोई टाइम टी है कि नहीं है? अब बताओ, किसी ना किसी टाइम पे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं कभी ना कभी तो एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? भाई इनिशियली वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, और जब ये पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पे चलेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में? भाई इनिशियली वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन है, टाइम के साथ वेलोसिटी अपना डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वहां पूछता है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर हुआ होगा। तो अब देखो, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दें? तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम ए पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये अगर पॉइंट बी है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में पता चलेगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे फिजिक्स में जहां पे बोलता है कि दोनों चीजें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब भी फिजिक्स में बोल रहा है कि दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो? जीरो कर दो। क्लियर है इतना? रब कर दो ना? अरे इसमें कुछ कैलकुलेशन कौन है? बता रहा हूं कि ऐसा कोई केस बनेगा। यानी फिजिक्स में अगर कहीं बोल रहा है कि दो चीजें परपेंडिकुलर हो गई हैं तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लें और डॉट प्रोडक्ट को वहां पे क्या कर दें? जीरो कर दें। हो गया? फिर देखो, मैंने क्या बोला है? पहला यूज तो क्या है? अबे डॉट प्रोडक्ट का पहला यूज क्या है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दो? जीरो कर दो। अब दूसरा देखो, यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, और यहां पे हम शो कर रहे हैं एक वेक्टर ए, और जो भी वेक्टर ए है उसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी है? √3i प्लस जे कैप। हमने इक्वेशन क्या लिखी वहां पे? √3i प्लस जे कैप। हमारे पास एक और वेक्टर बी है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और जो वेक्टर बी है उसकी इक्वेशन दी हुई है वहां पे i प्लस √3j। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर वहां पे क्या है? बी है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है? थीटा। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो नेक्स्ट यूज लिखो क्या है? जो नेक्स्ट यूज है वो है टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
पहला यूज क्या था, प्रूफ करने का कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। दूसरा यूज क्या है, कभी भी क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा अब देखो, दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो तरीका क्या लिखवाया था, वहां पे लिखवाया था ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ए क्या है, ए तो है मैग्नीट्यूड। अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, तो a की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी। सिमिलरली b क्या होगा, b होगा √ax² प्लस, तो फिर से चेक करो b की वैल्यू 2, तो b यहां पे हो गया 2, ab कितना हो गया 2 है। अब बताओ एक वेक्टर a जिसका मैग्नीट्यूड 2, दूसरा वेक्टर b उसका मैग्नीट्यूड भी कितना 2। अब जब ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म क्या देती है, a डॉट b, तो पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो जरा। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i डॉट i 1 √3 इंटू 1 √3 प्लस j डॉट j करोगे तो 1 इंटू √3 नीचे वाली टर्म a इंटू b, तो 2 इंटू 2 कितना 4। अब ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये चेक करो √3/2 ना, और cos थीटा अगर √3/2 आएगा तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है कि नहीं होता है। तो जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनके बीच का एंगल वहां पे कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में ना। दूसरी चीज ये थी कि इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखो ये एंगल मान लो कितना अल्फा, ये पूरा एंगल, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाती, फिर थीटा की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा लिखते ही नहीं लिखते वहां पे। अच्छा अब चेक करो अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो यहां पे x कंपोनेंट कितना √3, y कंपोनेंट कितना 1, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है कि नहीं वहां पे है। अब इस वेक्टर की अगर बात करोगे तो बताओ इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना 1, y कंपोनेंट, अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है tan बीटा, तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1 यानी √3 होगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी, तो बीटा 60, अल्फा 30। अब यहां पुट कर दो वहां पे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 30, यानी ये क्वेश्चन तो ज्योमेट्री से भी सॉल्व होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ज्योमेट्री से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये वेक्टर तो प्लेन में है। अगर वेक्टर स्पेस में होगा तो अभी फिर उसका x भी होगा y भी होगा, फिर क्या होगा, तो फिर हम ज्योमेट्री लगा नहीं पाते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें यही फॉर्मूला वहां पे यूज करना होता है। आया कि नहीं समझ में। लिखो अब क्वेश्चन लिखो वहां पे जरा, लिखो वहां पे फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, रब करो ने, फाइंड द एंगल
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने क्या लिखा है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी को हमने क्या लिखा है, वेक्टर बी को लिखा है आई कैप माइनस के कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए को लिखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी को हमने क्या लिखा है, आई कैप माइनस के कैप। अब बताना है दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना। हमें फॉर्मूला यूज करना है वहां पे। कॉस थीटा क्या था, जो भी कॉस थीटा है उसकी वैल्यू यही थी कि नहीं थी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। फोर्टी फाइव आ रहा है। अबे चेक करो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड। बताओ इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हैं, तो याद है किसी वेक्टर के अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, पुट करो वैल्यू जरा, 2 का 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √6 आया कि नहीं है। वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें ए और बी मिल गया। अब जो भी कॉस थीटा होगा नीचे वाली टर्म तो क्या हो गई, √6 इंटू √2। अब ऊपर जब जाओगे तो ऊपर हमें केवल किससे मतलब है, आई डॉट आई और के डॉट के से, क्योंकि यही 1 होते हैं। अब बताओ 2 इंटू 1 2, फिर प्लस, है ना। अब क्या होगा, -1 इंटू -1, तो ये क्या आ गया 3 अपॉन, अब क्या हो जाएगा ये cos थीटा 3, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 इंटू 3 तो 2√3, फिर ये अगले स्टेप में क्या हो गया √3/2, और cos थीटा अगर √3/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। कैसे आया, 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या देता है, तो √3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा केवल क्या, √3/2। पास कैसे हुए तुम लोग 10th में, हैं? अभी ये सब मैथ्स में नहीं था क्या, √2 इंटू √2 क्या देता है, हाँ? लिख लिया, हो गया ना, रब करें, लिखो
वेक्टर ए लिखो 3i कैप, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 5i कैप माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। तो एक दिया है वेक्टर ए, दूसरा दिया है वेक्टर बी। अब फाइंड आउट क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल। तो कैलकुलेट करो वहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। कितना है 8/, चेक करो। अबे पहले क्या कैलकुलेट किया था मुझे, पहले ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, कितना आया 9 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना √14। बी का 5 का 25 माइनस 2 का 4 और माइनस 3 का 9, तो कितना आ गया √38। अब क्या था, कॉस थीटा जो था वो था a.b/, तो a इंटू बी का मतलब तो क्या हो गया √14 इंटू √38। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो i.i से मतलब है j.j और k.k से। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू -2 1 इंटू -3, तब रिजल्ट हो जाएगा 8/√14 इंटू 38।
तो यही हमारा वहां पे क्या होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। अब इसकी कुछ भी क्या, अरे यहीं पे छोड़ दिया तब भी चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो हम बोलेंगे जो भी एंगल है वो वैल्यू इतनी है, 40 × 38 कितना आ गया, 5 3, बस यहीं पे छोड़ देंगे आंसर वहां पे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, हमारे पास दो वेक्टर हैं फिर से, एक जो वेक्टर है उसका एंगल दिया है, वो दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है वहां पे आई कैप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप। तो बताना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना। देखो 45 है क्या, और नहीं हुआ तो कैसे आ जाएगा, जो कुछ भी भाई। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ना, कितना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, √3, बी का 1 होगा। अब कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया a डॉट बी अपॉन ए बी। अब a इंटू बी √3 × 1। अब जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो केवल i डॉट i से मतलब है, बाकी तो कुछ है नहीं। यहां पे भी कोफिशिएंट 1, यहां पे भी कोफिशिएंट 1, तो जो भी कॉस थीटा आएगा वो यहां पे कितना आ जाएगा, 1/√3। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, अबे आया कि नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट वहां पे, अब लिखो वहां पे नेक्स्ट यूज, लिखो वहां पे पहला यूज क्या था, पहला यूज था कि प्रूव करो कि दो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दूसरा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब तीसरा क्या होता है यूज, कई बार फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए होते हैं। अब जैसे जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क का। अभी तक हम लोग 9-10 में पढ़ते थे कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब क्लास 11th में जाओगे तो वर्क डन का फॉर्मूला दिया जाता है F.R। तो यहां पे अब इस फॉर्मूले को अगर यूज करना है और फॉर्मूले के थ्रू अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। F क्या है, F रिप्रेजेंट करता है वहां पे फोर्स, और R वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में जहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्लास 11th में ये एक फॉर्मूला आएगा जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, यूज करना। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए वहां पे, फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में। लिखो इसमें क्वेश्चन वहां पे, और लिखो वहां पे वर्क डन बाय अ फोर्स F, वर्क डन बाय अ फोर्स F ऑन अ बॉडी, work done by a force F on a body is, work done by a force F on a body is F dot R
work done by a force on a body is F dot R, where R is the displacement of the body, where R is the displacement of the body. अब क्या बोल रहा है, given that under a force, given that under a force F, given that under a force F, और फोर्स क्या दिया हुआ है वहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. Given that under a force F equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton, a body is displaced, force न्यूटन में है, is displaced from position vector r1, is displaced from position vector r1, और r1 की इक्वेशन दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. Given that under a force 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton, a body is displaced from position vector 2i cap plus 3j cap plus k cap meter to the position vector r2, और r2 की वैल्यू दी हुई है वहां पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मीटर. फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो देखो होता क्या है, अगर ये हमारी वहां पे x एक्सिस है और ये हमारी वहां पे क्या है y एक्सिस है, और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,6. x एक्सिस y एक्सिस, यहां पे एक पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना 4,6. तो जब भी हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, ड्रॉ करेंगे एक वेक्टर, तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. समझ में? अगर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट दिया है और ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करके अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस वेक्टर को हम वहां पे नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर. अच्छा अब बताओ पोजीशन वेक्टर की अब इक्वेशन क्या लिखोगे यहां पे पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे? बताओ. इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना 4, y कंपोनेंट 6, तो हम ऐसा लिखेंगे 4i कैप प्लस 6j कैप. अब यहां पे अगर देखोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y. अब फोर्स के कारण पार्टिकल कहां से कहां गया? r1 से r2. तो यहां पे डायग्राम ड्रॉ करें, यहां कहीं एक पॉइंट था a, इसको ज्वाइन करके हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर r1 था. तो पार्टिकल कहां पे था पहले? r1 वेक्टर पे. फिर कुछ टाइम बाद पार्टिकल पहुंच गया r2 वेक्टर पे. तो बेसिकली पहले पार्टिकल a पे था, फिर पार्टिकल कहां पहुंच गया? b पे, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है वहां पे भाई. इस पॉइंट का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट के भी क्या होंगे? कुछ कोऑर्डिनेट होंगे. तो पार्टिकल कहां से कहां गया? a से b गया. अब बताओ डिस्प्लेसमेंट अगर देखना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा
इनिशियल टू फाइनल होती कि नहीं होती वहां पे? तो अगर मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो ए से बी हम एक वेक्टर ड्रॉ करें, नहीं ड्रॉ करेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। तो बताओ ये आर मेरा डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अब बताओ यहां पे अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा? भाई R1 का हेड किससे कोइंसाइड कर रहा है? R के टेल से। तो R2 यहां पे रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R। इस फॉर्मूले में हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रहता है उसकी इक्वेशन लिखी जाती है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, या फिर बोलोगे यहां पे R1 था। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो उसको हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बताओ यहां पे R डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? R2 माइनस क्या करना है? R1 करेगा, माइनस क्या देगा? यहां पे आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो क्या देगा? माइनस आई कैप। जे कैप माइनस 3 जे कैप, फिर अबे जीरो कहां से प्लस कर रहे हो? क्या जीरो? क्या बोल रहे हो? अबे के माइनस के क्या देगा? जीरो। तो देखो आर जो वेक्टर रहेगा वो यही है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है वहां पे वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन, तो वर्क डन क्या था? वर्क डन था वहां पे एफ डॉट आर। अब बताओ एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है वहां पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट, फिर क्या है वहां पे? माइनस आई कैप माइनस। अब बताओ जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहां पे किससे मतलब है? हमें यहां पे मतलब है आई से और जे से। बताओ अब क्या देगा जब मल्टीप्लाई करेंगे? मेरे को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2, और यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी वहां पे कितनी? माइनस 8 जूल। नहीं है समझ में? यानी कई बार डिस्प्लेसमेंट दिया होता है और कई बार वहां पे पोजीशन वेक्टर दी होगी। तो ये ध्यान रखना है जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और एक बार हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो एफ डॉट आर से हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा वहां पे। लिखा? हो गया? लिखो। लिखो वहां पे। लिखा? लिखो वहां पे। अ बॉडी इज कॉन्स्ट्रेंट, अ बॉडी, हाँ, अ बॉडी इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव, अ बॉडी इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव only in y direction. A body is constrained to move. A body is constrained to move
only in y direction, only in y direction under the action of a force F. A body is constrained to move only in y direction under the action of a force F. Under the action of a force F, और F की वैल्यू लिखो -2 I कैप प्लस 15 J कैप, -2 I कैप प्लस 15 J कैप प्लस 6 K कैप न्यूटन. A body is constrained to move only in y direction under the action of a force -2 I cap plus 15 J cap plus 6 K cap Newton. If the body moves a distance of 10 meter, if the body moves a distance of 10 meter, then the work done is, if the body moves a distance of 10 meter, then the work done is, अब 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन लिखो 150 जूल, सेकेंड ऑप्शन लिखो 190 जूल, थर्ड ऑप्शन लिखो वहां पे 163 जूल, और लास्ट ऑप्शन लिखो वहां पे 185 जूल. करो कितना आ रहा है. हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है वहां पे. बताओ किया क्या वहां पे. फोर्स की इक्वेशन क्या थी, -2 I कैप प्लस 15 J कैप प्लस 6 K कैप. बताओ ये फोर्स है कि नहीं है. पार्टिकल किसके अलोंग मूव करने वाला है, y के अलोंग.
तो y के अलोंग j कैप होता है कि नहीं होता यूनिट वेक्टर? कितना चला y के अलोंग? वो 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 10 j कैप होगा कि नहीं होगा? तो f मालूम है, r मालूम है। अब क्या करेंगे वहां पे, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो j डॉट j से मतलब है कि नहीं है? तो 15 इंटू 10, बताओ जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन हमारा 150 जूल आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? समझ में? तो कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे फिजिक्स में जहां पे डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, यूज होता है। और लास्ट लिखो वहां पे, लिख लिया था ना इतना? लिखा? किसने नहीं लिखा? हाँ तो फिर लिख लिया? क्या लिखा? क्या लिखा? जो दिख रहा है वो लिख रहे हो? तुमसे पूछ रहे हैं। हो गया? आ गया था आंसर तुम्हारा? लिखो वहां पे। नेक्स्ट जो आता है, ये लिखो यहां पे वेक्टर ए, इस तरह है वेक्टर ए, और यहां पे हम शो कर रहे हैं वेक्टर बी। हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? दो। एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब लिखो लास्ट यूज क्या है। जो लास्ट यूज है डॉट प्रोडक्ट का, तो लिखो वहां पे टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, to find the projection of one vector on another vector, to find the projection of one vector on another vector। अब अगर हमें किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या करना है, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब ये बताओ मुझे, किसी भी वेक्टर का हम प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या? अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्शन? ये बताया था वहां पे कि अगर इस तरह से ये ग्राउंड है, ये तुम्हारी वॉल है, और यहां पे अगर कोई रॉड रखी है, तो कैसे कैलकुलेट किया था प्रोजेक्शन? अगर मैं बोल रहा हूं कि इस रॉड का वॉल पे प्रोजेक्शन क्या है, तो क्या करोगे? क्या करेंगे? पढ़ा था तुमने प्रोजेक्शन? हाँ, क्या पढ़ा था? अभी याद नहीं। और कितना परसेंटेज आया 10th में? 90। तो कैसे है? हाँ, अरे पास में तो खुशी हुई, नहीं खुशी हुई? तो कहाँ मिठाई कहाँ लाए? दुख हुआ क्या 91 आने पे? एक्सपेक्टेड क्या था? 71 था, 91 आ गया। तो फिर ज्यादा था? कितना एक्सपेक्ट किया था? 100? 100 कितने लोग हैं? क्या 100 आउट ऑफ 100 भी हैं? 122 लोग हैं। 122 नासिक से एक है, और लातूर से कितना? 120 है क्या? 30। हाँ, यहाँ से एक है ना, बॉम्बे से भी शायद एक या दो है। हाँ, तुमने कितना एक्सपेक्ट किया था? 100? क्यों? अबे वहां पे जब भी हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो मिलेगा ये प्रोजेक्शन है कि नहीं है? अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस रॉड का वॉल पे प्रोजेक्शन कैसा है, तो यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये प्रोजेक्शन वॉल पे आ गया कि नहीं आ गया?
तो ये रॉड का प्रोजेक्शन वॉल पे है और ये रॉड का प्रोजेक्शन किस पे है, ग्राउंड पे है। ऐसा है कि नहीं है? अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बी से ए पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। होगा? अब ये बताओ, जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक की? क्या क्या क्या? अबे बी का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर है, इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, 2। तो इस, अबे इसको एक्स एक्सिस मान लो ना, यहाँ पे ये कर सकते हो इतना, यहाँ पे कि इसको एक्स मान लो जरा। अब बताओ वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट का मतलब प्रोजेक्शन है कि नहीं है? तो वेक्टर बी का एक्स पे प्रोजेक्शन कितना आएगा, तो वो बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अबे बी कॉस थीटा क्या है? इस केस में वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो बी कॉस थीटा है कि नहीं है? तो बी कॉस थीटा वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे है कि नहीं है? प्रोजेक्शन का मतलब ये लेंथ है कि नहीं है, यहां से लेकर यहां तक की। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बी का ए पे प्रोजेक्शन कितना है, तो तुम बी कॉस थीटा बोलोगे नहीं बोलोगे? अब बताओ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वहां पे ए डॉट बी किसके बराबर था, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर हमें किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर मुझे बी का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बी का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ऐसा यहां पे ए था, यहां पे हमने क्या ले लिया, बी, और मान लो दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। अब मैं अगर पूछता हूं कि बी का ए का प्रोजेक्शन कितना है बी पे, अगर मुझे यहां पे ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, तो हम ए से बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नहीं ड्रॉ करेंगे? अब मैंने अगर इसको मान लिया यहां पे एक्स एक्सिस, इसको मान लिया कितना, वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब बताओ ए का प्रोजेक्शन का मतलब ये लेंथ है कि नहीं है, यहां से लेके यहां तक? कितनी है लेंथ है ए? अबे जिसके साथ थीटा एंगल होता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट चलता है, तो यहां पे ए कॉस थीटा है कि नहीं है? तो ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है किस पे, बी पे। तो अगर मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, तो जिस पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होगा वो नीचे आएगा। अगर ए पे कैलकुलेट करना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, अगर बी पे कैलकुलेट करना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम कई बार वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जितना आगे समझ में, लिखो अब करके देखो आता है कि नहीं आता है तुम लोगों से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। रब करो ना इतना, अबे रब कर देना। अब क्या बोल रहा है, वहां पे एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए की इक्वेशन लिखो वहां पे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस वहां पे क्या हो गया
के कैप। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अलोंग द वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है वो दिया गया है 12i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो हमें किसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, ए का, किस पे, बी पे। तो अगर हमें ए का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है बी पे, तो बेसिकली हमें ए कॉस थीटा कैलकुलेट करना ही नहीं, कैलकुलेट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, यही है ना ए का प्रोजेक्शन। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे जो रहेगा वो हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। कितना है, क्या, देखो आ रहा है। सबसे पहले तुमने क्या कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बताओ बी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 का 144 प्लस 3 का, तो ये रूट 13 रूट 169 यानी 13 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड 13। अब जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के से मतलब है कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 3 36, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 13। बताओ यही वेक्टर ए का कंपोनेंट है कि नहीं बी पे। इतना पढ़ के आना, अगले टर्न पे करेंगे। अगले टर्न पे लास्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का।